जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आपको गैरिक मृदभांड परंपरा के विषय में बताऊंगी। सन 1949 ईस्वी में बीबी लाल ने ताम्र निधियों के समस्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में और विशौली व बिजनौर जिले के राजपुर परशु नामक गांवों के पास स्थित उन पुरास्थलों का उत्खनन करवाया था जहां से उसके पहले खेतों की जुताई करते समय ताम्र निधियों के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो वहाँ पर डॉक्टर बीबी लाल ने विशौली और राजपुर परसू नामक गांव में उत्खनन कार्य करवाया, जहाँ पर किसानों को पहले खेत की जुताई करते समय कुछ ताम्र उपकरण मिले थे। इन उपर्युक्त स्थानों पर डॉक्टर बीबी लाल को ताम्र उपकरण तो नहीं प्राप्त हुए थे, लेकिन गैरिक जो गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन थे उसके कुछ टुकड़े उनको प्राप्त हुए थे। डॉक्टर बीबी लाल ने इस प्रकार के प्राप्त खंडों को गैरिक मृदभांड नाम प्रदान किया। गैरिक मृदभांड, जो मृदभांड मिले थे वो गेरुए रंग के थे, उसमें गेरू रंग का मिश्रण था और उसको गैरिक मृदभांड परंपरा नाम दिया गया। ठीक है, अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था? तो गैरिक मृदभांड परंपरा का प्रसार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मुख्य रूप से मिलता है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रसार सहारनपुर जिले में, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित नोह नामक स्थान तक मिलता है। इसी प्रकार से पश्चिम में पंजाब के जालंधर जिले के तत्पलाम से लेकर पूर्व दिशा में लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के अहिछत्रा नामक पुरास्थल तक मिलता है। तो इन विभिन्न पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन कार्य किया गया और सन 1979 और 80 ईस्वी के उत्खनन सत्र के दौरान इलाहाबाद जिले में स्थित श्रृंगवेरपुर के टीले के सबसे नीचे के स्तरों से गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए। श्रृंगवेरपुर के उत्खनन से सबसे नीचे के स्तरों से गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए। गेरुए रंग के मृदभांड टेराकोटा मिला। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अभी तक गैरिक मृदभांड से संबंधित लगभग 80 से अधिक पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सहारनपुर जिले से 80 से भी अधिक पुरास्थल उत्खनित हो चुके हैं। अब यहाँ से प्राप्त पात्र प्रकार कैसे थे? हस्तिनापुर के उत्खनन की रिपोर्ट में डॉक्टर बीबी लाल ने प्रमाण के अभाव में गैरिक मृदभांड के बर्तनों के आकार प्रकार के समूह में कोई निश्चित मत प्रकट नहीं किया था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बहदराबाद, बड़ा गांव, लाल किला, अतरंजी खेड़ा तथा सैफई के उत्खननों से प्राप्त पात्र खंडों के आधार पर पात्र प्रकारों के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की खुदाई से बहुत सारे पात्र प्रकारों के विषय में जानकारी
मिलती है कि जो पात्र के बनावट कैसी थी। बर्तनों की गर्दन सभी जगह एक सी नहीं है। पतले एवं मोटे दोनों प्रकार के बर्तन मिले हैं, कहीं पतले मिले हैं तो कहीं मोटे बर्तन भी मिले हैं, और उनकी गर्दन एक जैसी नहीं है। गैरिक मृत भांड के बर्तनों के विषय में आम धारणा यह है कि ये बर्तन भली भांति एवं ठोस से पके हुए नहीं हैं। उंगलियों से रगड़ने मात्र से ही चूर चूर होने लगते हैं। ये आम धारणा है कि ये बर्तन बहुत अधिक अच्छे से पके हुए नहीं हैं और उंगलियों से रगड़ने मात्र से ही ये चूर चूर टूटने लगते हैं। प्रकांड विद्वान डॉक्टर बीबी लाल ने अनेक पुरास्थल से प्राप्त पात्र खंडों के सूक्ष्म निरीक्षण तथा विश्लेषण के बाद यह मत प्रकट किया है। उन्होंने डॉक्टर बीबी लाल ने बहुत सूक्ष्म निरीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने निम्नलिखित विचार दिए। नंबर 1, गैरिक मृद भांड कम पके हुए नहीं हैं। डॉक्टर बीबी लाल ने ऐसा मत प्रदान किया कि गैरिक मृद भांड कम पके हुए नहीं हैं। इन बर्तनों का लाल रंग इस बात का परिचायक है कि ये बर्तन अधिक उच्च तापक्रम पर पकाए गए हैं। डॉक्टर बीबी लाल ने ये बताया कि ये बर्तन कम पके हुए नहीं हैं, बल्कि इनका लाल रंग जो है वो इस बात का परिचायक है कि ये उच्च तापक्रम पर पकाए गए हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर, गैरिक मृद भांडों से संबंधित पुरास्थलों के अधिक लंबे समय तक पानी में डूबे रहने की संभावना कम प्रतीत होती है, क्योंकि गैरिक मृद भांड परंपरा के साथ साथ प्राप्त होने वाले अन्य पात्र खंडों पर बाढ़ का प्रभाव बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। थर्ड नंबर, डॉक्टर बीबी लाल के अनुसार गैरिक मृद भांड परंपरा के पात्र खंडों पर क्षरण का जो प्रभाव परिलक्षित होता है उसका प्रमुख कारण यह है कि उस प्रकार के पात्र खंड बहुत दिनों तक खुले आसमान के नीचे पड़े हुए रहे होंगे, तो उस पर जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी ऋतुओं का असर पड़ा होगा, तो इसलिए उनका क्षरण हो रहा है। कृष्णदेव और आरसी गौड़ ने गैरिक मृद भांड के बर्तन के प्रकारों की जो सूचियाँ या तालिका दी है, उन्होंने जो लिस्ट बनाई है गैरिक मृद भांड परंपरा के बर्तनों की, उनमें 18 प्रकार के बर्तनों का उल्लेख है। इनमें से मोटे गढ़न के बड़े आकार के नाद, साधार तश्तरियाँ, तसले, चटाई, बटी हुई रस्सी की छाप से युक्त घड़े और कलश आदि ये बर्तनों के उन्होंने प्रकार बताए हैं जो वहाँ से बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि पेंदीदार कटोरे, बड़े बड़े मटके और घड़े इसके प्रमुख पात्र हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। घड़े, मटके, कटोरे, साधार तश्तरियाँ और नाद, ये सारे बर्तन यहाँ से, सारे उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पतली गढ़न में छोटे किनारे वाली साधार तश्तरियाँ, चिलमची, गट्ठीदार कटोरे नुमा ढक्कन, दिया और कलश यहाँ के विशेष उल्लेखनीय उपकरण के नाम हैं।
तो यहाँ से ये विशेष महत्वपूर्ण के उपकरण प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक उत्खनन कार्य के अंतर्गत। अब इस पर चित्रण या उत्कीर्ण डिज़ाइन कैसी थी इन पात्र प्रकारों पर। गैरिक मृद भांड के पात्र खंडों में चित्रकारी तथा उत्कीर्ण रेखांकन दोनों का अभाव है। इस पर कोई चित्रकारी नहीं की गई है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाई गई है। लेकिन अब इस स्थिति में परिवर्तन आ चुका था। अतरंजी खेड़ा एवं लाल किला से प्राप्त गैरिक पात्र खंडों की लाल सतह पर काले रंग से चित्रण मिलते हैं। प्रारंभ में जो उपकरण मिले उस पर कोई चित्रकारी नहीं थी, लेकिन अतरंजी खेड़ा और लाल किला से जो उपकरण मिले उस पर लाल रंग पर काले रंग से चित्रण बनाए गए हैं, डिज़ाइन बनाई गई है। जैसे घड़ों के गले के ऊपर एक चौड़ी काली पट्टी और कभी कभी अन्य बर्तनों के ऊपरी या निचली बाहरी भाग में जाली के चौखाने समानांतर पट्टियों के ऊपर अंकित हैं। लाल किला से प्राप्त एक पात्र खंड पर बना हुआ ककूदमान वृषभ बहुत ही उल्लेखनीय है। ये लाल किला से मिला है। लाल किला से प्राप्त ककूदमान कुबड़ वाला बैल, उसका डिज़ाइन, उसका अंकन पात्रखंड पर किया गया है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। उत्कीर्ण अलंकरण अतरंजी खेड़ा, लाल किला, मानपुर और पंजाब के कतपलाम से प्राप्त गैरिक पात्र खंडों में मिले हैं। प्रमुख उत्कीर्ण अलंकरण क्या है? खोजदार अलंकरण, लहरदार रेखाएं, पत्ती के आकार, अंग्रेजी के वी शेप के आकार में अंकित डिज़ाइन है। इसके साथ ही साथ चौखाने, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, समानांतर रेखाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये प्रमुख रेखाओं का अंकन किया गया है पात्रों के ऊपर किया गया है। अब इसका कालानुक्रम क्या है? दोआब के गांगेय क्षेत्र में कृष्ण लोहित तथा चित्रित धूसर मृदभांडों के पूर्व गैरिक मृदभांड प्रचलित थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से इसको सुने आप लोग कि दोआब के जो गांगेय क्षेत्र थे उसमें कृष्ण लोहित और चित्रित धूसर मृदभांडों के पूर्व गैरिक मृदभांड अधिक प्रचलित थे। अधिकांश पुरास्थल जिनका उत्खनन किया गया है वे केवल एकाकी संस्कृति वाले पुरास्थल हैं। ऐसी स्थिति में उनके आधार पर स्तरीकरण की सहायता से तिथि क्रम निश्चित करना बहुत सरल काम नहीं है, बहुत कठिन है किसी का तिथि क्रम निश्चित करना। हस्तिनापुर के उत्खनन से प्राप्त होने के कारण प्रकांड विद्वान डॉक्टर बीबी लाल ने इनका समय 1200 ईसा पूर्व के पहले निर्धारित किया है। कितने समय? 1200 ईसा पूर्व। नोह, अतरंजी खेड़ा एवं अहिछत्रा और श्रृंगवेरपुर के उत्खनन से भी इस प्रकार के पात्र खंड आधारभूत सबसे निचले स्तरों से प्राप्त हुए गैरिक मृदभांडों का कालक्रम अनुमान परक ढंग से इस प्रकार लगाया गया है इनका कि इन पुरातात्विक क्षेत्रों के आधार पर 13वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग इनका कालक्रम निर्धारित किया गया है। इन पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन कार्य के पश्चात प्राप्त उपकरणों से उनके अध्ययन के पश्चात उनका कालक्रम 13वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया गया है।
तो आज आपने गैरिक मृदभांड परंपरा के विषय में जानकारी प्राप्त की। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप इसे ध्यान से पढ़ें और सुने समझें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।